वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा के 2015 के एनुअल एग्जाम में पूछे गए 20 साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो देखिए ये न्यूमेरिकल है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है टी, दिया हुआ है हमारा कितना 1 मिनट दिया हुआ है। टी हमारा कितना दिया है 1 मिनट दिया हुआ है, और आवेश कितना दिया है यानी क्यू दिया हुआ है हमारा 120 कूलम दिया हुआ है। तो यहाँ पे आई पूछ रहा है। तो देखिए हम लोग धारा को क्या कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं हम लोग, धारा बोलते हैं। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा क्यू यहाँ पे दिया हुआ है तो 120 कूलम होगा, और टी हमारा कितना है 60, 1 मिनट है तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, यानी समय का ऐसा मात्रा क्या होता है सेकंड, तो इसको सेकंड में बदल लेंगे हम पहले। तो यहाँ होता है तो 60 सेकंड, तो इससे कटेगा तो 6 दूनी 12, तो कितना आंसर आएगा 2 एम्पियर। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए पहले हम समझ लेते हैं कि स्पेक्ट्रम है क्या। तो स्पेक्ट्रम वह है कि जब किसी श्वेत प्रकाश को किससे गुजारा जाएगा, प्रिज्म से गुजारा जाएगा, तो इसका क्या होगा, एक रंगीन पट्टी प्राप्त होगा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है इसके लिए किसकी आवश्यकता हो रही है, प्रिज्म की। तो यहाँ पे कौन आंसर हो जाएगा, स्पेक्ट्रम किससे प्राप्त किया जाता है, प्रिज्म से, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न कर रहा है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है। देखिए जूल है जो ऊर्जा का मात्रक है, वोल्ट है जो विभवांतर का मात्रक है, एम्पियर है जो किसका मात्रक है, धारा का मात्रक है, ओम है जो किसका प्रतिरोध का। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सही होगा। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है कि जूल किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, वोल्ट किसका मात्रक है तो विभवांतर का मात्रक है, ओम किसका मात्रक है तो प्रतिरोध का मात्रक है, एम्पियर किसका मात्रक है, धारा का मात्रक है। तो यहाँ पूछ रहा था प्रतिरोध का मात्रक, तो कौन हो जाएगा ओम, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि परिपथ में विद्युत धारा मापा जाता है। तो देखिए विद्युत वोल्ट मीटर से विभवांतर मापते हैं, एमीटर से हम लोग धारा मापते हैं, और गैल्वेनोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, धारा की दिशा को मापते हैं। तो इस परिपथ में विद्युत धारा किससे मापते हैं हम लोग, तो विद्युत धारा एमीटर से, इसमें बी हो जाएगा। आइए इससे कुछ और फैक्ट समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे वोल्ट मीटर दिखाया गया है, तो पहले ये जानते हैं कि वोल्ट मीटर को हम लोग जोड़ेंगे कैसे परिपथ में। तो यह परिपथ में इसको कैसा जोड़ेंगे हम लोग, समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। अब है कि इसका देख लेते हैं इसका प्रतिरोध क्या होता है। तो इसका प्रतिरोध है जो हमारा क्या होता है, उच्च होता है। तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, माने अधिक होता है। और इसमें क्या होगा कि इसका कार्य क्या है कि दो बिंदु के बीच विभवांतर को मापना, यानी विभवांतर के मापने का कार्य करता है। अब देखिए अगला देख लेते हैं हम लोग एमीटर का। तो एमीटर का, तो सबसे पहले देखते हैं कि एमीटर को परिपथ में जोड़ा कैसे जाएगा। तो एमीटर को हम लोग किसी परिपथ में कौन सा क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। इसका प्रतिरोध क्या होता है, इसका प्रतिरोध कम होता है। इसका कार्य क्या है कि धारा का मापना, अपने परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रहा है उसी को मापना है। गैल्वेनोमीटर अब देख लेते हैं। देखिए गैल्वेनोमीटर है तो इसको भी हम लोग परिपथ में कौन क्रम में जोड़ेंगे, इसको भी हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। और एक इसका प्रतिरोध क्या होता है, इसका भी प्रतिरोध कम होता है। इसका कार्य है धारा की दिशा, यानी धारा की उपस्थिति को बताएगा, दिशा को बताएगा, और धारा के परिमाण को भी मापन कर लेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ तक कह रहा था कि विद्युत धारा किससे मापा जाता है, विद्युत धारा एमीटर से मापा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण का उपयोग होता है। तो दाढ़ी बनाने में अब हमारा कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में होता है। समतल दर्पण का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, समतल दर्पण का उपयोग क्या है कि समान आकार के वस्तु का प्रतिबिंब बनाने में करते हैं, पेरिस्कोप में करते हैं। चलिए देखिए इसका कौन सा जो है इसमें हमारा फैक्ट यूज होता है। जैसे देखिए जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, जब वस्तु को फोकस के अंदर रखेंगे। इसका कहने का अर्थ हुआ कि जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखें, किसमें, अवतल दर्पण में, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, यानी वस्तु से बड़ा, यानी वस्तु से बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो चलिए अगला प्रश्न, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि किस उपकरण पर धन और ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता, क्या नहीं होता। देखिए एमीटर, तो एमीटर देखिए फिगर में दिखाया गया है। एमीटर पे हमारा प्लस और माइनस और प्लस यानी प्लस माइनस होता है, तो ये तो इस पे होता है। अब देखिए वोल्ट मीटर, इस पे भी हमारा प्लस माइनस होता है, तो ये भी सही हो गया। अब देखिए कुंडली है, कुंडली उससे बोलते हैं कि जब किसी तार को क्या है गोल गोल लपेट दिया जाए तो इससे बने आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे, कुंडली बोलेंगे। तो कुंडली में जो होता है प्लस और माइनस हमारा नहीं होता है।
अब देखिए यहाँ पे है विद्युत सेल, तो विद्युत में सेल में तो जानते हैं कि एक हमारा पॉजिटिव ध्रुव होता है, एक हमारा नेगेटिव ध्रुव होता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक हमारा होता है पॉजिटिव ध्रुव, एक हमारा नेगेटिव ध्रुव, तो इसमें तो प्लस माइनस होता है, तो किस में नहीं होता है, तो कुंडली में हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो जिस सरल सूक्ष्मदर्शी हमारा इस प्रकार दिखता है, तो इसमें जो लेंस यूज होता है हमारा कौन होता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। यानी सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का हम लोग उपयोग करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। देखिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि नीला थोथा, तो नीला थोथा होता है या इसी को बोलते हैं तुत्तीय। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 5H2O। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सही हो रहा है, 5H2O कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा। नीला थोथा का ये लिखा हुआ है CuSO4 5H2O, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक लवण है। तो देखिए यहाँ पे HCl है, तो HCl एक प्रकार का क्या है, हमारा अम्ल है। अब देखिए यहाँ पे NaOH है, तो एक प्रकार का ये हमारा क्षार है। तो देखिए कैसा अम्ल है, स्ट्रॉन्ग अम्ल है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है। हमारा NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है हमारा। फिर देखिए इसके साथ भी OH लगा हुआ है, तो ये भी हमारा किसके श्रेणी में आएगा, ये भी हमारा क्षार आएगा। ये हमारा क्या है, K2SO4 हमारा क्या है, एक प्रकार का लवण है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो जानते हैं हम लोग कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या, यानी परमाणु संख्या को जेड से निरूपित करते हैं। परमाणु संख्या इसका कितना होता है, 7 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना में टूटेगा, 2 और 5 में टूटेगा। तो देखिए अब इसका है कि 2 नाइट्रोजन के बीच, तो नाइट्रोजन के एक अणु में कितना परमाणु होते हैं, 2 परमाणु होते हैं। तो नाइट्रोजन के हो गया इसका बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे भी नाइट्रोजन का कितना होगा, 1 2 3 4 और 5, 4 और 5। तो देखिए इसका अष्टक पूरा करेंगे, तो इसका अष्टक पूरेंगे तो देखिए इसके 5 था, इसके बगल वाला नाइट्रोजन से 3 को ग्रहण कर लेगा, 3 को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। ये जो दूसरा नाइट्रोजन है ये भी क्या है, बगल वाला नाइट्रोजन से 3 को ग्रहण कर लिया। तो इसमें कितने जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, 3 जोड़ा, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा। तो इससे 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन के संयोग से बने बंधन को, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। यानी कौन कितना बंधन हो जाएगा, नाइट्रोजन के बीच, यानी N ट्रिपल बॉन्ड N, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर हो, खड़िया हो या चौक हो, सबका रासायनिक फार्मूला होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि वन संपदा का एक उदाहरण है। तो देखिए वन से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, वन से हम लोग लकड़ी प्राप्त करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब कह रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए यहाँ पे चीनी है, इसी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र आता है C12H22O11 हमारा सूत्र होता है, यानी C12H22O11, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल में क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, तो इसका हो जाएगा Na2CO3। ऐसी का क्या है, जलीय विलयन, तो H2O। तो इसका जो जलीय विलयन होगा जो कैसा होगा, क्षारीय होगा। कैसा होगा, क्षारीय होगा। तो देखिए यहाँ पे हम फिगर से समझ देते हैं इसको। इसके घोल में क्या डाला गया है, मिथाइल ऑरेंज के घोल मिलाने पर वो घोल का रंग कैसा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये है हमारा मिथाइल ऑरेंज, ये हमारा क्या है, मिथाइल ऑरेंज। और यदि इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्षार में डालेंगे, किस में डालेंगे, क्षार में डालेंगे, तो कलर कैसा हो जाएगा, इसका पीला हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे था ना Na2CO3 एक प्रकार का क्या है, क्षार है। तो जी इसी में हम मिथाइल ऑरेंज को डालेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, पीला कलर का हो जाएगा। और यदि अम्ल में डालेंगे तो कैसा कलर का हो जाएगा, लाल कलर का हो जाएगा। तो देखिए क्षार में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, पीला। मिथाइल ऑरेंज को यदि क्षार में डाला जाएगा तो पीला, अम्ल में डाला जाएगा तो हमारा कैसा हो जाएगा, लाल। तो यहाँ किस में डाला जा रहा है, सोडियम कार्बोनेट में डाला जाता है। और सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि स्वापोषी के लिए क्या आवश्यक है। तो स्वापोषी के लिए चार चीज की आवश्यकता होती है, CO2, H2O और हमारा क्लोरोफिल क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। और क्या होता है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का
प्रकाश। तो ये हमारा 4 चीज़ की आवश्यकता होती है। तो इसमें दिया है CO2 भी दिया हुआ है, क्लोरोफिल भी दिया हुआ है, पर सूर्य प्रकाश दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा इनमें से सभी। आइए अगला प्रश्न देखिए, स्वापोषी क्या है? स्वापोषी पोषण के लिए क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि इंसुलिन की कमी से क्या होता है? तो घेघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। और बौनापन क्या होता है? वृद्धि हार्मोन की कमी से होता है। मधुमेह किसके रोग? मधुमेह, चिनिया रोग या डायबिटीज, ये हमारा इंसुलिन की कमी से, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे घेघा रोग किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से होता है। जैसे बौनापन किससे होता है? वृद्धि हार्मोन की कमी के कारण होता है। मधुमेह रोग किसके कारण कमी के कारण होता है? इंसुलिन के कमी के कारण। यहाँ पे यही पूछ रहा था, मधुमेह रोग, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, करा कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो देखिए, जैसे मनुष्य हो, घोड़ा हो, जैसे देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये मनुष्य है, या हमारा क्या हो? घोड़ा हो, या हमारा ऊँट हो। इस समय जो परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा, जो हमारा बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा मनुष्य, घोड़ा और ऊँट में। और जो कॉकरोच है, यानी जो एक कॉकरोच है, इसमें कैसा पाया जाएगा? हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा। तो खुला किस में पाया जाता है? कॉकरोच में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि यूरो 2 का संबंध किससे है? तो देखिए, यूरो 2 का संबंध है जो किससे है? वायु प्रदूषण से, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन जैव अनिम्नकरणीय जो पृथ्वी पर मैंने लंबे समय तक बना रहेगा, जिसका नष्ट नहीं हो, कौन है? तो देखिए, वाहित मैले भी सड़ गल जाएगा, कागज भी जल मैंने लंबे समय तक एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं रहेगा। DDT यही है जो हमारा क्या है? जैव अनिम्नकरणीय है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्लोरोफिल में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो क्लोरोफिल का वर्णक का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, यानी क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा। अब जितना भी पढ़े उसका हम लोग कीप रिवीजन एक बार में कर लेते हैं। तो देखिए, पहला है हमारा क्या कि किसी बल्ब का ये देखे तो किसी बल्ब को 1 मिनट में कितना कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है? 120 कूलम। तो उसमें प्रवाहित होने वाले धारा का मान कितना होगा? 2 एम्पियर होगा। कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त किसे करने के लिए किसका आवश्यकता होगा? तो प्रिज्म की आवश्यकता होगा। फिर कह रहा है प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या है? तो ओम होता है। फिर है कि परिपथ में विद्युत धारा को किससे मापा जाएगा? तो एमीटर से मापा जाएगा। दाढ़ी बनाने के कौन दर्पण का? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाएगा। फिर देखिए, एमीटर हो, वोल्ट मीटर हो, कुंडली हो, विद्युत से हो, किसमें प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है? तो किसमें नहीं होता है? कुंडली में नहीं होता है। फिर कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। फिर है कि HCl, NaOH तक K2SO4, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH में कौन है जो लवण नहीं है? कौन एक लवण है? तो K2SO4 एक प्रकार का क्या है? लवण है। HCl हमारा क्या है? अम्ल है। NaOH क्षार है, और फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्षार है। तो K2SO4 एक प्रकार का क्या है? लवण है। अब कह रहा है कि नाइट्रोजन के एक अणु यानी N2 के बीच कितना बॉन्ड होता है? तो ट्रिपल, यानी नाइट्रोजन इसमें 2 को जुड़ेगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, यानी 3 होता है। फिर कह रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 होता है। फिर मिट्टी, कागज, तांबा तथा एल्युमिनियम में कौन है जो वन संपदा का उदाहरण है? तो लकड़ी हमारा क्या है? वन संपदा का उदाहरण है। देखिए, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C12H22O11 होता है। फिर हमारा कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन कैसा होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। और क्षार में जब लोग हम मिथाइल और डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। फिर देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? 4 चीज़ की आवश्यकता होता है। तो यहाँ पर CO2, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश तथा जल की आवश्यकता होती है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होगा? मधुमेह रोग होगा। फिर होगा यूरो 2 का संबंध किससे है? तो वायु प्रदूषण से है। फिर है कि नीला थोथा यानी तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CuSO4 5H2O होता है। फिर देखिए, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। फिर हमारा अगला है कि मनुष्य, ककरोच, घोड़ा तथा ऊँट में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? ककरोच में पाया जाता है। और DDT कागज वाहित मल में से कौन है जो जैव अनिम्नकरणीय है? तो कौन है जो? यहाँ हमारा
टी हो जाए। इसी के साथ आज हमारा आज वीडियो समाप्त हुआ, क्लास ख़त्म हो गया। ये जो सीरीज चल रहा है हम 64 डे में इसको कंप्लीट कर लेंगे। आज ये हमारा 6ठा डे था और इसी तरह से 50 डे और बचा हुआ है। इसमें हम 20-20 करके टोटल हम लोग 20-20 क्वेश्चन करके पूरा 2011 से लेके 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसे ही ऑब्जेक्टिव हमारा ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग 2 नंबर वाला सब्जेक्टिव का करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, यानी फिजिक्स का भी करेंगे और केमिस्ट्री का भी करेंगे और हम लोग बायोलॉजी का भी करेंगे। यानी तीनों का हम लोग 2 नंबर भी कर लेंगे। और जैसे ही 2 नंबर ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग सब्जेक्टिव का 5 नंबर वाला भी क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। तो हमारे एक क्वेश्चन बैंक के सीरीज के साथ आप जुड़े रहिए। यदि आपको वीडियो पसंद लगे, अच्छा लगे तो